दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमसीक्यू की सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, है ना। यह घोषित नहीं किया जाएगा। पहला कथन है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्य त्याग देता है जिस दल से वो निर्वाचित हुआ था, तो इसके आधार पर इसको क्या है, अयोग्य घोषित किया जाता है अगर इस आधार पर वो अपना दल छोड़ देता है। दूसरा कथन कह रहा है, यदि कोई सदस्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान के विरुद्ध रहता है यानी अनुपस्थित रहता है और इस तरह की कृत्य को उसके दल द्वारा उसे माफ नहीं किया जाता है, अगर इस तरह की कंडीशन होती है तभी इसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा कथन कह रहा है, सी कह रहा है कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य होता है और निर्वाचन होने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तभी उसको अयोग्य घोषित किया जाता है। किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर, है ना। और तो ये भी क्या है आपका सही आंसर है। ये कह रहा है, यदि संसद का कोई नाम निर्देशित सदस्य अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, हाँ, तो ये कथन ठीक है, क्योंकि अगर कोई नाम किसी व्यक्ति को अगर निर्वाचन ना होकर उसको नाम निर्देशन यानी मतलब चुन के भेजा गया है और तो उसको अगर 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तब उसको अयोग्य दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, है ना। तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन क्या है, सही नहीं है, तो आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में असम के डिब्रूगढ़ जिले में अवस्थित है और हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है और यह असम घाटी के उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने इस आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है। उपयुक्त परिच्छेद में आपको ये बताना कि वन्य जीव अभ्यारण्य का वर्णन किया गया है। तो कह रहा है कि जो ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपके असम में है और जो डिब्रूगढ़ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये स्थित है और हाथी आरक्षित क्षेत्र के लिए जाना जाता है और ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यहाँ के जो बना इसके लिए फेमस है। और अभी इसमें हाल ही में क्या है कि जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है उन्होंने इसका जो आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन के लिए यानी कोयला की खुदाई के लिए यहाँ अनुमति प्रदान की गई है। तो आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कि वो कौन सा अभ्यारण्य है, पोवितुरा है या दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य या पूरी कार्बी या दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है बी, आपका सही आंसर है दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपके असम में स्थित है। इसमें ये अभी अनुमति दी गई कि अब इसमें जो कोयला खनन की अनुमति इसमें दी गई थी और जो पवितरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपके असम में ही है और इसको 1987 में इसको स्थापना की गई थी। और जो ये अनुमति किसने दी थी, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही शेख ठक्कर समिति किससे संबंधित है ना। शेख ठक्कर समिति किससे संबंधित है, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर आपका जो शेखर ठक्कर समिति है ये लेफ्टिनेंट जनरल शेखर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 2016 में दिसंबर 2016 में प्रस्तुत की थी। तो ये इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर, यानी सशस्त्र बलों से संबंधित सुधार से ये समिति संबंधित है। और इस समिति ने सुझाव दिए थे कि जो आपका CDS है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो भी बना है, जो जिसका अध्यक्ष बिपिन रावत है, तो इसकी अनुशंसा भी इसी समिति ने की थी। और इसका उद्देश्य होता है कि सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और रक्षा व्यय के पुनः संतुलन लाने हेतु उपायों का सुझाव देना था, है ना। और इसने ये भी सुझाव दिया था कि जो हमारी सड़कें हैं इसकी गति में तीव्रता लाई जाए। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडलों में किस साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो कह रहा है कि जो विधान परिषद वाले राज्य हैं वो राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक पारित करने की जो विधायी प्रक्रिया है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि संयुक्त बैठक के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है, यदि सदन द्वारा विधेयक पारित
करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को उसके संबंध में विशेष अधिकार, विशेषित वेटो प्राप्त होता है। तो ये भी कथन गलत है, इसमें विशेषित वेटो प्राप्त नहीं बल्कि वैकल्पिक वेटो का प्राप्त होता है, इस वजह से ये कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए भी गलत है, बी भी गलत है, आपका डी आपका सही आंसर है। और जो जब कोई विधेयक जब कानून बनता है, तो जब दोनों सदन से पारित होने के बाद जब राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। वो या तो विधेयक को अपनी अनुमति दे देता है। अगर वो अपनी अनुमति दे देता है तो विधेयक से वो कानून बन जाता है ना। अगर वो अपनी अनुमति को वहीं रोक देता है तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, तब वो कानून नहीं बनता है। और विधेयक को यदि वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है और पुनर्विचार के बाद अगर संसद वापस उसको भेज देती है, चाहे संशोधन करें या संशोधन नहीं भी करें, तब राज्यपाल को अपनी अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। जब एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है और दोबारा वापस आ जाए, तब राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी अनिवार्य होती है, तब वो वापस नहीं भेज सकता दोबारा, है ना। और चौथा ऑप्शन रहता है उसकी, जो राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए वो रख सकता है। तो ये 4 विकल्प होते हैं, या तो अनुमति देगा, या अनुमति को रोक देगा, या वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए वो रखेगा। अब अनुमति देता है तो विधेयक कानून बन जाता है, अगर उसको रोक देता है तो कानून ही समाप्त हो जाता है। अगर वो अपने विचार के बाद दोबारा राज्यपाल को भेजता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी अनिवार्य हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है ना। तो ये कानून की जो प्रक्रिया है, इस टाइप की लोकसभा में होती है और इसी संसद में होती है, और इस तरह की राज्य विधानसभा, विधान परिषद में ये प्रक्रिया, राज्यपाल और राष्ट्रपति की ये सारी प्रक्रिया चलती है। कानून इसी तरह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ के चलते हैं, और ये कह रहा है कि जो राज्यसभा के सदस्यों के नाम निर्देशित के संदर्भ में पूछा गया है, और आपको ये बताना है कि उनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को नाम निर्देशित के सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में सभापति द्वारा किया जाता है। ये कह रहा है जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो नाम निर्देशित होते हैं, ये जो सदन का जो सभापति होता है उसके द्वारा इसकी सूची तैयार की जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये सूची सभापति द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो पहला कथन वैसे क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान करता है। तो ये ठीक है। सेकंड कथन सही है, कह रहा है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो, तो उसे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना नहीं पड़ता, बल्कि वैसे ही नाम उसको चुन लिया जाता है। तो दूसरा कथन सही है। थर्ड कथन कह रहा है यह प्रावधान, जो नाम निर्देशित का जो प्रावधान है, ये प्रावधान है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से में ग्रहण किया गया था। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो नाम निर्देशन का जो प्रावधान है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका से होकर आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। और जो आपके दक्षिण अफ्रीका से जो ग्रहण किया था, वो था जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उसका जो निर्वाचन होता है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। इस वजह से आपका थर्ड कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो एक और 3 तो आपका कथन गलत है, और 2 सही, यानी इस हिसाब से आपका बी सही आंसर है।